हेलो डियर, वेलकम अगेन टू साइंस गोल्ड। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट साइंस का थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप दो वीडियोस कंप्लीट नहीं देखी है तो उनको जा करके प्लीज देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो देखिए हम इस चैप्टर को एंडोथर्मिक रिएक्शन तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए a reaction in which more reactive element displace the less reactive element from their compound देखिए a reaction in which more reactive element displace the less reactive elements from their compound from its compound। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा, एग्जांपल से समझते हैं। that is we take zinc Zn plus CuSO4। ओके, हमने यहाँ पर एक जिंक मेटल को लिया और ठीक है, तो जिंक मेटल को हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ये सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में होगा और यहाँ पर एक सॉलिड हमने जिंक का टुकड़ा लिया। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स हम ले सकते हैं। जब मैंने जिंक ग्रेनुअल्स या जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो इस रिएक्शन ने कंप्लीट करने के बाद जो प्रोडक्ट दिया उसको हम लिखते हैं यहाँ पर Zn जिंक सल्फेट प्लस Cu। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, यहाँ जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इस जिंक ने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद इस कंपाउंड को कंप्लीट कर दिया। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। यदि आप इस रिएक्शन को वापस उल्टा लिखना चाहो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं जिंक सल्फेट प्लस Cu और आपसे पूछे कि क्या रिएक्शन होगी, तो आप लिखोगे इसके अंदर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ध्यान रखिएगा। ओके, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं इसके एक और एग्जांपल की, जैसे फेरस ले लेते हैं। फेरस, उसकी रिएक्शन करवाएंगे अभी कॉपर सल्फेट के अंदर। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, ये यहां सॉलिड में होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, फेरस डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इन द सेम वे व्हेन Pb lead react with copper chloride CuCl2, best example of displacement reaction. When lead react with copper chloride, then it displaced copper from their solution, from their aqueous solution. Pb and get Pb and PbI नहीं इसमें, PbCl2 प्लस कॉपर। इस तरीके से कॉपर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा Pb के द्वारा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देन वी कैन से डेट जिंक फेरस मींस आयरन एंड लीड आर मोर reactive than copper Cu। okay, Cu, so it displace from its solution। okay,
इस टाइप से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंप्लीट होता है ये पोर्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार रिपीट करते हैं, एक रिएक्शन है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जब फेरस से रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर लीड की अगर मैं बात करता हूं तो लीड जो होता है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वहां पर लीड जो होता है यहाँ पर PbCl2 लीड क्लोराइड बनाएगा, उसके साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इन दिस वे ये जो 3 एग्जांपल है ये शो करते हैं, इनसे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अब किस तरीके से आयन का एक्सचेंज होता है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे अ रिएक्शन in which ions of atoms or molecules ये कंपाउंड, ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो आयंस हैं वो क्या होंगे, अ रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स म्यूचुअली exchanged to each other। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ में। जो यहाँ पर कंपाउंड जो कंप्लीट होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड बने हुए हैं उन कंपाउंड्स के अंदर जो आयन का एक्सचेंज होगा ना उसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, वी टेक सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ओके, दिस इज सोडियम सल्फेट, एंड barium chloride BaCl2, okay, we take sodium sulfate plus barium chloride, then the exchange of ions takes place and we get sodium chloride plus barium sulfate BaSO4। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट में है, ये बेरियम क्लोराइड भी यहाँ पर एक्वस स्टेट में होगा, और जो हमारे को प्राप्त होगा ये NaCl जो जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं ये यहाँ पर एक्वस के फॉर्म में ही हमें मिलेगा। बट जो बेरियम सल्फेट है ये यहाँ पर PPT की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ये सॉलिड होगा यहाँ पर और इसको कहा जाता है PPT। अब ये कहोगे ये क्या चीज आ गई, PPT क्या, PPT मीन्स प्रिसिपिटेट, एक तरीके से अवक्षेप जिसको हिंदी में कहते हैं। देखिए ध्यान से, अवक्षेप तो क्या होगा, PPT प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये इनसोल्युबल जो सब्सटेंस होगा वो उस बीकर के अंदर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जो नीचे बैठ जाए बॉटम के अंदर उसकी तली के अंदर। जैसे इस बीकर के अंदर अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाता हूं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, आयन का एक्सचेंज होगा, इसके आयंस इसके पास, इसके आयंस इसके पास जाएंगे और वहां पर दूसरी तरीके के कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। उस कंपाउंड के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है वो तो एक्वस सॉल्यूशन में ही इसके अंदर डिजोल्व होकर के मिलेगा, और नीचे जो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारे को कुछ इसके अंदर अपीयर होगा वो होगा प्रिसिपिटेट, मतलब PPT। और इस रिएक्शन के अंदर जो PPT बनेगा उसका कलर होगा व्हाइट कलर, ओके, इसका व्हाइट कलर होगा, व्हाइट कलर PPT फॉर्म होगी व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, देन व्हाइट कलर PPT बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। इसी की बात पर चलते चलते हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो बस यही आपको प्रिसिपिटेट रिएक्शन के अंदर लिखना है। अब पूरी स्पेलिंग से इसको लिखते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन किसे कहा जाता है, अ रिएक्शन
विच टेक्स या विच गिव्स precipitate is known as precipitation reaction। ओके, यही तो होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसी तरीके से जो डबल डिस्प्लेसमेंट के सम एग्जांपल्स होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, एक और अच्छी चीज इसके अंदर रिएक्शन लेंगे, अभी ध्यान से दीजिएगा उस रिएक्शन के ऊपर। हम बात कर लेते हैं किसकी, लीड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको रिएक्ट करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड के साथ। आपको जब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से पहले जो आपको रिएक्शन करवा रहा था, जिसके अंदर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने यही कंपाउंड लिया था PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हमने हीट किया था और हीट करने के तत्पश्चात ये अलग अलग गैसेज में टूट गया था कि PbO, उसके बाद में NO3 और NO2 गैसेज के अंदर ये कंप्लीट हमारे को मिला था। ठीक है, ब्रेक डाउन होकर के, डिकम्पोज होकर के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने इसको समझा था। अब इसी कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो यहां पर क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। ये भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है ना, इसमें भी एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल्स होते हैं आपको प्रेसिपिटेट में भी लिखने हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो, तो PbNO3 को रिएक्ट करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ, देन यहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा और उसके साथ बनेगा PbI2। ओके, लीड आयोडाइड, उसके साथ ये जो पोटासियम है इसके इस रिएक्शन के इसके साथ होगी और क्या बन जाएगा, ये पोटासियम नाइट्रेट KNO3। ओके, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप बात करोगे कि सर 3 2 6, यहां पर तो सिर्फ 3 ही है, तो वहां आप 2 लगा सकते हो, यहां आप 2 लगा सकते हो। 2 पोटासियम, 2 पोटासियम, NO3 2, NO3 2, iodide 2, iodide 2, Pb1 Pb1। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहां क्या होगा, इसके अंदर प्रेसिपिटेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट हमारे को जो प्राप्त होगा वो किस कलर का प्राप्त होगा, बताइए इनमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है। देखिए, जब लीड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आयन का एक्सचेंज हुआ और आयन के एक्सचेंज के तत्पश्चात यहाँ पर जो पोटासियम आयोडाइड यहाँ पर बना है ये प्रेसिपिटेट बना है और ये इसके अंदर आया, नीचे बॉटम डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट है और ये येलो प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है, येलो PPT बनेगा। ओके, और यहाँ ये जो है ये यहाँ पर इसी के अंदर घुलनशील होगा, सोल्यूबल होगा। ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ये सोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, तो these are the two reactions which is the example of double displacement reaction and also precipitate reaction। आगे बात करते हैं, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिए। द रिएक्शन in which gain of oxygen, ठीक है, gain of oxygen और loss of hydrogen। ओके, ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन का तो यहाँ पर गेन हो, ठीक, ऑक्सीजन गेन हो जिस रिएक्शन के अंदर, और जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो लॉस हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किस तरीके से, देखिए आप ऑक्सीकरण का भी किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर का, Cu। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाएगा, ठीक है, एक तरीके से देखो हीट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। ठीक है, तो जब मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे मिलेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड होगा, ध्यान रखिए इसका कलर ब्लैक होगा, ये ब्लैक कलर में हमें मिलेगा, ब्लैक कलर में। ओके, ब्लैक।
तो बात करते हैं जब कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो गैस है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और बनाएगी कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड होगा इसके अंदर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुई है, तो ऑक्सीजन जिसमें गेन हो रही होगी, ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रही है, उसको उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर इसी तरीके की डेफिनेशन होगी, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, इसमें रिडक्शन की बात करेंगे, तो देखो जैसे इस कॉपर ऑक्साइड को लेंगे, कॉपर ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे इसके ऊपर से, गर्म करते हुए, हीट देते हुए इसको, तो क्या होगा? यहां से जो ऑक्सीजन गैस है इसके अंदर से जो कॉपर है, कॉपर में से ऑक्सीजन गैस यहां से रिड्यूस हो जाएगी। तो जिसमें से ना ऑक्सीजन गैस का लॉस हो रहा हो और हाइड्रोजन गैस गेन हो चाहे ना हो, अगर इनमें से कोई एक, क्योंकि और लगाया ना मैंने, चाहे गेन हो रही हो हाइड्रोजन गैस या लॉस हो रहा हो ऑक्सीजन गैस, तो इसको कहेंगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो रिडक्शन हो रहा है ना, और जब ऐड कर रहा हूं किसको? हाइड्रोजन को। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? ये वापिस से देखिए Cu अलग से हो जाएगा प्राप्त, और यहाँ से H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन से ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है रिडक्शन का एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस बोथ, ओके, तो जब दोनों के दोनों इकट्ठे कंप्लीट हो जाती हैं ये, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, उस रिएक्शन को कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का यही एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर दोनों ये काम हो रहे साथ में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे हम अब लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहेंगे? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस म्यूचुअली, ओके, बहुत जो रिएक्शंस होंगी वो टुगेदर, इकट्ठी दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएं, तो इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे a reaction in which oxidation and reduction takes place। ओके, देखिए इस एग्जांपल को उठाते हैं, CuO रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ और हीट देंगे, तो हमें प्राप्त होगा Cu प्लस H2O। इसके अंदर देखिए यहां से जो ये जो कॉपर है, यहां पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। और अगर मैं बात करूं यहां से ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइन हो गया है, उसके साथ जुड़ गया, तो वहां पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया ना ये, तो यहां से क्या होगा? सॉरी, इसके साथ में लिखेंगे, ये इसके साथ में जुड़ गया एक तरीके से यहाँ, तो मैं इसको क्या कह दूंगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर से अलग हुआ। अब ध्यान से समझो, तो इसके अंदर से टूट गया ना ऑक्सीजन, यहाँ से अलग हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैंने नीचे लिखा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर से कुछ रिड्यूस हो गया ना, इस कंपाउंड में से कुछ रिड्यूस हुआ है, इसको कह दिया रिडक्शन। और यहां से इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, हाइड्रोजन इसके अंदर से ऐड नहीं हुआ, इसके अंदर से अलग हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन तो अभी भी अलग हुआ, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना भी तो क्या कहला रहा है? ऑक्सीजन का हटना तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इस तरीके से एक रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बात करूं जिंक की, जिंक ऑक्साइड
प्लस अगर हम कार्बन के साथ इसके रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से रिडक्शन वही होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर इसका जिंक का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CO। अब बताइए व्हाट इज CO? कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द पॉइजनस गैस। ओके, यदि इसको हम इनहेल कर लेते हैं सांस के द्वारा, ठीक है, अगर हमारे अंदर चली जाती है तो एक तरीके से जो खून में हीमोग्लोबिन में के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन गैस को ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसके अंदर से ऑक्सीजन को ये ऑब्जॉर्व कर लेगी, खींच लेगी, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत जहरीली गैस साबित होती है, ध्यान से समझिएगा। तो बात इसकी बाकी नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की। तो जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन का यहाँ पर लॉस हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए जो ये जिंक होगा इसका रिडक्शन हो गया यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर कहेंगे इसका रिडक्शन हो गया है, उसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो दिस इज द ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की। दो छोटे छोटे डेफिनेशंस रह चुकी हैं, उसके ऊपर आइए चलते हैं। टॉपिक है कोरोजन, हेडिंग डालिए कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? हिंदी में इसको संक्षारण कहा जाता है, ठीक है, संक्षारण। अब ये क्या होता है? एनवायरमेंटल के इफेक्ट से किसी भी मेटल का कमजोर हो जाना, ठीक है, लिखते हैं क्या, द वीकनिंग ऑफ मेटल, द वीकनिंग ऑफ एनी मेटल ड्यू टू एनवायरमेंटल effect is known as corrosion, ठीक है, ये होगा corrosion। ओके, जैसे अब यहां पर लिखेंगे brownish coating of rust on iron, और ब्लैक जो होती है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। देखिए सिल्वर कलर के आयरन के ऊपर जो रस्ट जंग होता है, वो ब्राउन कलर का जो जंग लगता है, वो भी क्या एनवायरमेंटल के इफेक्ट के द्वारा जो वीकनिंग हो जाता है मेटल्स का। जैसे अगर बात करते तो कौन सा एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, वो बताइए कौन सा, किस तरीके का एनवायरमेंटल होगा। जैसे आप समझो कि जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर, ठीक है, एसिड रेन है, कोई एसिड हो गया, मॉइस्चर हो गया, एक्सेट्रा, इस टाइप के जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होंगे, इनके द्वारा किसी मेटल का वीक हो जाना कोरोजन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। सिंपल सा टॉपिक है, और ये मैंने इसके 2 पॉइंट बताए आपको, ठीक है। इसमें ब्लैकिंग जो होगा, कोटिंग सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग जमेगी, ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल होंगे कोरोजन के होंगे, ठीक है। इस तरीके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे फाइनल टॉपिक छोटा सा रह गया है, उसको देखिए, वो होगा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब ये क्या होती है, देखिए रेंसिडिटी होगा द fats and oils are get oxidized and becomes rancid is known as rancidity। ओके, इस टाइप से देखिए, कोई ऑयली और फैट जो फूड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब समझिए रेंसिड हो जाते हैं। अरे जी, और जिसके अंदर से जो अजीब तरीके की जो उनकी स्मेल होती है, एंड यहाँ पर लिखेंगे द स्मेल एंड टेस्ट
टेस्ट ऑफ फूड ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है ना, जिसमें भोजन की जो स्मेल है या टेस्ट है उसका, वो दोनों के दोनों कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन के अंदर हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे, सॉरी, उस जो प्रोसेस को हो रही है, जो कंप्लीट एक तरीके से भोजन के सड़ने के कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। जैसे अब समझिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी वी प्रिजर्व आवर फूड बाय सम गैसेज, जो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, इनको फिल किया जाता है पैकेट्स के अंदर, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उन सभी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर फर्स्ट था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आज कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर। इस चैप्टर को कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, अच्छे से एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा और इस कंप्लीट चैप्टर को स्टडी कीजिएगा। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाओ, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। हो ही नहीं सकता कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट ना आए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।